एनटीपीसी 2026 में अपनी सीट पक्की करने के लिए देखिए सबसे तेज एग्जाम एनालिसिस। मैं हूं रवि सर और आप देख रहे हैं रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। Welcome to this deep dive analysis session brought to you by Ravi Comparative Classes. This session is based on the 100% accurate research and hard work of Ravi sir, designed to give you an edge in your preparation. क्या कैंडिडेट्स को पता है कि 22 मार्च 2026 के फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में कुछ ऐसे बाउंसर सवाल आए जिन्होंने अच्छे एस्पिरेंट्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। आज हम उसी पेपर की एक एक लेयर खोलने वाले हैं। बिल्कुल, और एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। आज हम लोग सिर्फ सही ऑप्शन टिक नहीं करेंगे बल्कि उनके पीछे का क्यों और कैसे भी समझेंगे। सही बात है। और सेशन के शुरुआत में ही सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक सर्स एडवाइस शेयर करना चाहूंगा मैं, जो रवि सर हमेशा कहते हैं, बिना टेस्ट सीरीज के एग्जाम देना मतलब बिना प्रैक्टिस के मैच खेलना। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है, मतलब नॉलेज होना एक अलग। चलिए अब पेपर डिकोड करना शुरू करते हैं। जनरल साइंस सेक्शन में बायोलॉजी और फिजिक्स के काफी अच्छे सवाल थे। पहला ही सवाल न्यूट्रिशन से था। क्वेश्चन था कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, बेरी। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा डेप्थ में जाना होगा। विटामिन B1 का केमिकल नाम थायामीन है। एग्जामिनर कई बार इसके सोर्सेज भी पूछता है। ये मेन रूप से पॉलिश किए गए चावल और सफेद आटे में पाया जाता है। अच्छा, पॉलिश चावल में? हाँ, होता क्या है कि जब चावल को पॉलिश किया जाता है ना, तो उसकी ऊपरी परत हट जाती है जहां थायमीन होता है। इसीलिए जो लोग सिर्फ पॉलिश्ड राइस खाते हैं उनमें बेरी ज्यादा देखा जाता है। और वैसे एक और चीज, हाँ बताएं। विटामिन से एक ना एक सवाल तो हर शिफ्ट में आता ही है, लेकिन इतने सारे विटामिन लाइक A, B2, B3, C, D सबको याद रखना स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा हेडेक हो जाता है। बिल्कुल, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। कोई ऐसी ट्रिक है जिससे ये कैंडिडेट्स के दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए? हाँ, बिल्कुल है। विटामिन को हम उनकी सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता के आधार पर बांटते हैं। मैं एक बहुत सिंपल ट्रिक बताती हूँ, स्टूडेंट्स इसे नोट कर लें। पानी में यानी वाटर में घुलने वाले विटामिन हैं B और C। इसे याद रखने की ट्रिक है WBC। WBC मतलब वाटर, B और C। एग्जैक्टली। और जो विटामिन वसा यानी फैट में घुलनशील है वो है A, D, E और K। इसे एक शब्द से याद रखें, कीड़ा, KEDA। अरे वाह, WBC और कीड़ा, ये ट्रिक्स तो सच में बहुत हैंडी हैं। खैर, साइंस के सेक्शन में एक क्वेश्चन फिजिक्स से भी था। क्वेश्चन था कि संवेग यानी मोमेंटम का SI मात्रक क्या है? इसका सही जवाब था ऑप्शन B, kg मीटर पर सेकेंड, जिसे हम न्यूटन सेकेंड यानी NS भी लिखते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = m × v यानी मास और वेलोसिटी का गुणा। राइट। और अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो ये एक वेक्टर यानी सदिश राशि है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-1 होता है। यहाँ मैं एस्पिरेंट्स के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जोड़ना चाहूंगा ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक भारी ट्रक है और एक हल्की साइकिल है। अगर दोनों बिल्कुल सेम स्पीड से आकर दीवार से टकराएं तो ट्रक का डैमेज बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। एनीवे, बायोलॉजी में एक और सवाल बीमारियों पर था। क्वेश्चन था, इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? इसका आंसर था ऑप्शन ए, फ्लू। बहुत से कैंडिडेट्स इसे नॉर्मल सर्दी जुकाम समझ लेते हैं, लेकिन यह एक संक्रामक श्वासन बीमारी है। रेस्पिरेटरी डिजीज, राइट? हाँ, ये वायरस सीधे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब नाक, गले और फेफड़ों पर अटैक करता है। इसीलिए इसके लक्षणों में तेज बुखार और पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है, जो नॉर्मल कोल्ड में नहीं होता। साइंस के बाद एग्जामिनर का फोकस सीधे हमारे एनवायरनमेंट पर शिफ्ट हुआ। एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था थर्मल पोल्यूशन पर। क्वेश्चन था, तापीय प्रदूषण यानी थर्मल पोल्यूशन का सबसे सामान्य कारक क्या है? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, कूलेंट या शीतलक। वेट, कूलेंट तो चीजों को ठंडा करने के लिए होता है ना, तो वो पोल्यूशन कैसे कर रहा है? यही तो कैच था इस क्वेश्चन में। बड़े बड़े पावर प्लांट्स में मशीनों की भयंकर गर्मी को कम करने के लिए पानी को कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब पानी मशीनों की गर्मी सोख तो लेता है, लेकिन फिर उस खौलते हुए गर्म पानी को वापस नदियों में छोड़ दिया जाता है और उससे इकोसिस्टम खराब होता है। एग्जैक्टली।
इस गर्म पानी से नदी के पानी में ऑक्सीजन घुलने की क्षमता कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होने से मछलियां और बाकी जालीय जीव मरने लगते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को तापीय प्रदूषण कहते हैं। ये मैकेनिज्म समझना सच में बहुत जरूरी है। अब एनवायरनमेंट से एक और बड़ा स्ट्रिक्ट सवाल था। क्वेश्चन था, भारत में कार्बन क्रेडिट लक्ष्य पूरा न करने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन सी, प्रमाण पत्र की औसत व्यापार कीमत के दोगुने के बराबर, मतलब 2x पेनल्टी। दोगुना? ये तो बहुत हैवी पेनल्टी है ना? और ये जुर्माना सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगाता है, जिसे 90 दिनों के भीतर जमा करना होता है। इतना भारी जुर्माना इसीलिए रखा गया है ताकि बड़ी कंपनियां इसे सिर्फ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानकर इग्नोर ना कर दें। रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। हाँ, ये काफी लॉजिकल है। अब एनवायरनमेंट से थोड़ा टेक वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर सेक्शन में कोडिंग स्टैंडर्ड से एक सीधा सवाल था कि ASCII में सी का अर्थ क्या है? इसका आंसर था ऑप्शन ए, कोड। ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेकिन हमें ASCII की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब एस्पिरेंट्स को इसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता ना, उसे सिर्फ बाइनरी समझ आता है, 0 और 1। तो जब हम कीबोर्ड पर ए दबाते हैं तो ASCII उसे एक स्पेसिफिक बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करता है। ये एक्चुअली 1963 में ANSI द्वारा डेवलप किया गया था और इसमें 128 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। इंटरेस्टिंग। कंप्यूटर के शॉर्टकट से भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन, विंडोज 11 में Ctrl+Shift+S का उपयोग क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था, टास्क मैनेजर को तुरंत खोलने के लिए। अच्छा, Ctrl+Alt+Del से भी तो खुलता है ना? हाँ, पर पुराने विंडोज वर्जन्स में जब सिस्टम हैंग होता था तो लोग Ctrl+Alt+Del दबाते थे, फिर एक अलग स्क्रीन आती थी, वहां से टास्क मैनेजर चुनते थे। लेकिन Ctrl+Shift+S सीधे बिना किसी एक्स्ट्रा स्क्रीन के टास्क मैनेजर खोल देता है। ये हैंग हुए प्रोग्राम को एंड टास्क करने का ज्यादा फास्ट तरीका है। टाइम बचाने के लिए बेहतरीन शॉर्टकट है। इसी टेक्स्ट सेक्शन में एक सवाल कंप्यूटर के इतिहास से भी था। क्वेश्चन था, मैकेनिकल कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? इसका जवाब था ऑप्शन सी, चार्ल्स बैबेज। 19वीं शताब्दी में इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था। चार्ल्स बैबेज का नाम तो हर एस्पिरेंट जानता होगा, लेकिन पक्का ऑप्शंस में कंफ्यूजन पैदा किया गया होगा। बिल्कुल, ऑप्शंस में ब्लेज पैस्कल का नाम भी था, लेकिन कैंडिडेट्स को ध्यान रखना चाहिए कि पैस्कल ने 1642 में पैस्कलिन बनाया था, जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। कंप्यूटर नहीं था वो, कंप्यूटर के जनक बैबेज ही हैं। राइट। तो अब टेक हिस्ट्री से निकलकर असली इतिहास के पन्नों पर आते हैं। हिस्ट्री और कल्चर वाले सेक्शन ने तो कई परतें खोली। प्राचीन इतिहास से एक सवाल था कि हर्षचरिता की रचना किसने की? ऑप्शन डी, बाणाभट्ट। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरिता संस्कृत गद्य काव्य है जिसे आख्यायिका भी कहा जाता है। इसमें कुछ चैप्टर्स वाला सीन भी है ना? हाँ, ये पूरी रचना 8 अध्यायों में बटी हुई है, जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट, इन्होंने कादम्बरी भी लिखी थी। गुड टू नो। मध्यकालीन इतिहास से एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन था। 8वीं से 10वीं शताब्दी में कन्नौज पर वर्चस्व के लिए संघर्ष को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए था, त्रिपक्षीय स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष। ये लड़ाई 3 बड़े साम्राज्यों के बीच थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा। एग्जैक्टली, इन तीनों के बीच की लड़ाई थी ये। मैं हमेशा सोचता हूँ कि सिर्फ कन्नौज के लिए ही तीनों क्यों लड़ रहे थे? पूरा इंडिया बचा था। कन्नौज की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी ना, गंगा के उपजाऊ मैदान के बीचों बीच था वो, और वहां से सारे बड़े ट्रेड रूट्स निकलते थे। तो कन्नौज पर कब्जा करने का मतलब था पूरे उत्तर भारत की इकोनॉमी पर कंट्रोल। ओह, ये तो वैसा ही हो गया जैसे क्लास में एक टॉप सीट के लिए 3 सबसे तेज स्टूडेंट्स आपस में भिड़ गए हों। चलिए दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, दीवाने रियासत विभाग का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन सी था इसका आंसर, बाजार और कीमतों पर नियंत्रण, यानी मार्केट एंड प्राइस कंट्रोल। ये अलाउद्दीन खिलजी का सिस्टम था ना? हाँ, और इसका लॉजिक बहुत शानदार था। अलाउद्दीन को मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक बहुत विशाल सेना चाहिए थी, लेकिन वो सैनिकों को ज्यादा सैलरी नहीं दे सकता था। तो उसने इन्फ्लेशन ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, उसने जरूरी चीजों के दाम फिक्स कर दिए और जमाखोरी पर रोक लगा दी, ताकि कम सैलरी में भी सेना को वस्तुएं मिल सके। इस विभाग के अधिकारी को नायब ए रियासत कहते थे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सोच उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस थी।
मॉडर्न हिस्ट्री से भी सवाल आया। क्वेश्चन, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? इसका करेक्ट ऑप्शन था बी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी 34th BNI की छठी कंपनी। ये बैरकपुर छावनी वाला केस है ना? जी, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जब मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाउग और मेजर ह्यूसन पर हमला किया था, फिर उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और इसके बाद पूरी 34 BNI रेजिमेंट को अंग्रेजों ने भंग कर दिया था। हाँ, कंप्लीटली डिसबैंड कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के इसी दौर में कई संस्थाएं भी बनी। एक और क्वेश्चन था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 12 जून 1905 को पुणे में हुई थी इसकी स्थापना। उनका मकसद था छुआछूत उन्मूलन और देश सेवा के लिए नौजवानों को तैयार करना। उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था, हितवादा नाम से। ग्रेट। अब इतिहास के स्मारकों की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किस राज्य में है? अब ये तो सब जानते हैं। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, आगरा में। लेकिन एस्पिरेंट्स को टाइमलाइन पर ध्यान देना चाहिए। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 तक चला। अच्छा, करीब 22 साल। हाँ, और इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। एक और फैक्ट, इसे 1983 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। फोक आर्ट से एक क्वेश्चन था, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इसकी विजुअल पहचान क्या है? मतलब एस्पायरेंट्स इसे देखते ही कैसे पहचाने? इसमें बेसिक ज्यामितीय आकृतियां यानी जियोमेट्रिक शेप्स का यूज होता है, जैसे गोला, त्रिकोण, चौकोर। और इसे मिट्टी या गोबर से लिपी हुई दीवार पर चावल के पेस्ट से बनाया जाता है। ओह, चावल का पेस्ट, बहुत ही मिनिमलिस्ट आर्ट फॉर्म है। इसी सेक्शन का आखिरी सवाल लिटरेचर से था। क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया? करेक्ट ऑप्शन बी था, पारसी यानी पर्शियन। उन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता था। वैसे उन्होंने फारसी के अलावा हिंदवी और ब्रज भाषा में भी काफी लिखा है। हिस्ट्री और कल्चर का पोर्शन सच में काफी वास्ट था इस शिफ्ट में। अब आते हैं उस ढांचे पर जो देश को चलाता है, यानी पॉलिटी और ज्योग्राफी। पॉलिटी से पहला सवाल था, उच्चतम न्यायालय का मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए था इसका आंसर, अनुच्छेद 131, आर्टिकल 131। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर भारत सरकार और राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसकी सीधी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये तो कॉमन सेंस भी है, वरना हर राज्य अपने ही हाई कोर्ट में केस ले जाएगा। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को बाकी आर्टिकल्स भी रिवाइज कर लेने चाहिए। जैसे आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से है, 141 कहता है कि SC का फैसला सभी कोर्ट्स पर लागू होगा और 148 CAG से जुड़ा है। रिट्स को लेकर भी एक सवाल था। क्वेश्चन, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। यहां मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। रिट्स तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है ना, आर्टिकल 32 के तहत। तो दोनों में फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 प्रकार के रिट्स मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के हनन पर जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ बाकी कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो इस मामले में हाई कोर्ट का दायरा SC से बड़ा है। वाह, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जहां एस्पायरेंट्स फंस सकते हैं। अच्छा, एक और कंफ्यूजिंग एरिया है GST। क्वेश्चन था, 101वें संविधान संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय GST यानी IGST पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर था ऑप्शन बी, केवल संसद यानी पार्लियामेंट के पास। ये अनुच्छेद 246A के तहत आता है। मतलब अगर कोई सामान दिल्ली से हरियाणा जा रहा है तो राज्य सरकार अपना अलग टैक्स कानून नहीं लगा सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है तो कानून सिर्फ संसद बनाएगी। लेकिन हाँ, अगर स्टेट के भीतर व्यापार हो रहा है तो संसद और राज्य विधानसभा दोनों का अधिकार होता है। गॉट इट। पॉलिटी का एक और सवाल SC के एडवाइजरी रोल से था। क्वेश्चन, SC ने 2025 में अनुच्छेद 143 के तहत तमिलनाडु राज्यपाल मामले में क्या परामर्श दिया? ऑप्शन डी सही था इसका। विधेयकों पर सहमति देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां। नवंबर 2025 में 5 जजों की पीठ ने ये कॉन्टेक्स्ट समझाया था कि गवर्नर बिल को अनिश्चित काल तक यानी इंडेफिनिटली रोक कर नहीं रख सकते। हाँ, ये तो न्यूज में काफी छाया हुआ था। चलिए अब लीगल बाउंड्री से ज्योग्राफिकल नेटवर्क पर आते हैं।
क्वेश्चन था, जहां 2 या 2 से अधिक परिवहन मार्ग मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे ऑप्शन ए नोड या जंक्शन कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, नोड और उन्हें जोड़ने वाले लिंक मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। सिंपल। लोकेशंस पे क्वेश्चन था कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटका। लेकिन अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी था। कलांग गांव कहाँ स्थित है? हाँ, इसका सही आंसर था ऑप्शन सी मंडी जिला हिमाचल प्रदेश। ये गांव अपनी पारंपरिक कथकुनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। कथकुनी, ये क्या होता है? ये पहाड़ी आर्किटेक्चर है जिसमें लकड़ी और पत्थर के घर बनते हैं। ये भूकंप झेलने में काफी सक्षम होते हैं। ओह नाइस। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन था कि बैग्राम एयरबेस कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। 1950s में सोवियत यूनियन ने बनाया, फिर 2001 में यूएस और नाटो ने उसे यूज किया और 2021 में वापस तालिबान के पास चला गया। पूरी हिस्ट्री कवर हो गई इसमें। डेमोग्राफिक से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 2024 के अनुसार मध्यका आयु यानी मीडियन एज के आधार पर दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है? इसका आंसर था ऑप्शन ए निजर। ये एक अफ्रीकी देश है। मीडियन एज सबसे कम होने का मतलब क्या है? मतलब इस देश की आधी आबादी सिर्फ 14.5 से 15 साल के बीच की है। क्या? इतनी कम उम्र? ऐसा क्यों? इसका रीजन है वहाँ की हाई फर्टिलिटी रेट। और सीक्वेंस में देखें तो सारे अफ्रीकन देश ही हैं टॉप पर। निजेर, माली, चैड, युगांडा। ये डेटा सच में आंखें खोलने वाला है। अब हम पेपर के आखिरी सेगमेंट यानी इकोनॉमी और करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, वित्त वर्ष 2026 में भारत की मुद्रास्फीति दर यानी सीपीआई का क्या अनुमान है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी था, 2.1% से 3.1% के बीच। इन्फ्लेशन कम हो रही है। इसका रीजन? हाँ, खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी गिरावट इसका मेन रीजन है। आरबीआई का टारगेट वैसे भी 2 से 6% के बीच रहता है। राइट। एक और बड़ा सवाल गवर्नमेंट स्कीम्स पर था। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीवी ग्रामजी एक्ट 2025 में कितने दिनों का रोजगार मिलेगा? ऑप्शन बी सही था, 125 दिन का रोजगार प्रति परिवार प्रति वर्ष। इसे MGNREGA 2005 की जगह लाया गया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी थे ना? हाँ, एक बहुत स्पेशल फीचर है कृषि अवकाश यानी एग्रीकल्चर हॉलिडे। फसल की बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों का अवकाश दिया जाएगा ताकि किसानों को खेत के लिए मजदूर मिल सके। दैट्स वेरी स्मार्ट। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था कि 2025 ITTF मिक्स टीम वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? ऑप्शन ए चाइना। उन्होंने फाइनल में जापान को 8-1 से हराया था। ये उनका लगातार तीसरा टाइटल था। और आज के एनालिसिस का आखिरी सवाल इंटरनेशनल रिलेशन से। जनवरी 2025 में अमेरिका और अल्जीरिया के बीच किस क्षेत्र में समझौता हुआ? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी सैन्य सहयोग यानी मिलिट्री कॉपरेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर फोकस करना है। तो एस्पिरेंट्स, इसी के साथ हमने 22 मार्च 2026 की फर्स्ट शिफ्ट के पूरे पेपर को ना सिर्फ देखा बल्कि उसके हर एक कॉन्सेप्ट को डिकोड किया। अब आखिरी में मैं आप सभी के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस का मोटो हमेशा से रहा है, मेहनत से नहीं समझदारी से पढ़ाई करें, यानी स्टडी स्मार्टर नॉट जस्ट हार्डर। आज के इस दौर में जहां इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, इतनी सारी जानकारी में से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये समझना ही असली स्मार्ट वर्क है। और यही एनालिसिस आपको वो दृष्टि देता है। हमेशा याद रखें, कड़ी मेहनत और सही दिशा ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही। ये एनालिसिस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएगा। Ravi sir works tirelessly, often from 10 a.m. onwards, to bring you this level of detail despite the physical strain. If you found this valuable, please like the video, subscribe to the channel, and join our Telegram via the link in the description for Pal Pal Ki update. For all updates and detailed analysis of RRB NTPC Graduate Level 2026, subscribe to our channel now. I'm Ravi sir from Ravi Competitive Classes. I am with you on your selection journey. Dhanyavad.